मैं हूँ आपका होस्ट कविता। आज का एपिसोड उन युवाओं के भविष्य और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है जो सेना में जाकर देश की सेवा करने और सपना देखते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में अनुशासन और नेतृत्व को अपनाया, बल्कि उन मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। जी हाँ, हम आज बैठे हैं रुपेंद्र जी के साथ, जो वर्षों से सैनिक स्कूल का संचालन कर रहे हैं और देश की सेवा में भी बहुत सालों से देश को सेवाएं प्रदान कर रही है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है बोलो चल शो पे। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आप इतने सारी सेवाएं दिए हैं लगातार। मैंने लगातार देखा है कि बहुत सारे लंबे चौड़े पेपर्स वगैरह में भी आया है। तो आपकी हिस्ट्री मैं जानना चाहूंगी, कैसा क्या रहा, और हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि क्या क्या दिक्कतें आई आपकी लाइफ में। तो थैंक यू। आज आप जितने लोग आज देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो आज आपके लिए के बहुत सुखद अनुभव होगा, क्योंकि आज यदि मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ तो बिल्कुल मेरी जर्नी है उन बच्चों के जैसे जो एक नॉर्मल सामान्य बच्चे जैसे रहते हैं। मेरी जो शुरुआती पढ़ाई, बिल्कुल मैं नॉर्मल गांव से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ। जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो कॉलेज करने के लिए मैं यहाँ रायपुर आया था। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। कॉलेज करते करते तो मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम करता था कि अपना घर का खर्चा निकाल सके। तो उसके लिए जब मैं न्यूज़ पेपर बांटता था तो उसी टाइम जैसे न्यूज़ पेपर बचता था तो उसका एक पार्ट रहता था, बच जाता था, उसको हम लोग पढ़ते थे। उसी समय एक निकला था भारतीय नौसेना में भर्ती। हमें उस टाइम नौसेना का भी मीनिंग पता नहीं था कि क्या होता है नौसेना, इंडियन नेवी। तो वहां से फिर हमने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद उसका हमारा एडमिट कार्ड आया तो हमें जाना पड़ा जबलपुर। वहाँ हमारा जबलपुर में एग्जाम था। जब जबलपुर में हमारा सब रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल भी हो गया, वहाँ बोला गया कि आपका मेरिट लिस्ट आएगा तब आपका सिलेक्शन होगा। फिर टेंशन हो गया कि अब मेरिट लिस्ट होगा, कंफर्म है कि नहीं है, यही सोच के हमने अपना पढ़ाई चालू रखा। फिर घर में एक लेटर आता है भारत सरकार सेवार्थ का कि ज्वाइन द इंडियन नेवी। घर में पापा बुलाए, ये क्या है? तो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं वहां जाके एग्जाम दे के आ चुका हूँ और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि वहाँ पे पोस्टमैन ने, पहले क्या होता था, कोई भी एग्जाम पास किए हो तो उसका पूरा जो रहता था पोस्टमैन ही लेके आता था ज्वाइनिंग लेटर। तो ऑलरेडी पोस्टमैन है, हल्ला मचा चुका था, देखिए साहू जी का लड़का का सिलेक्शन हो ही चुका है, जी जी। वो भी भारतीय नौसेना में। तो घर वाले तो कभी सोचे नहीं थे कि मैं फोर्स में जाऊं, लेकिन जब आ गया तो बोले ठीक है जा सकते। फिर मैंने अपनी वहाँ उड़ीसा में मेरा ट्रेनिंग था 6 महीने का। उड़ीसा में 6 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा मुंबई में 6 महीने का फिर वहाँ ट्रेनिंग था। 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा पोस्टिंग हुआ विशाखापट्टनम में INS सावित्री जहाज में। बहुत ही अच्छा था कि एक खुशी का माहौल था कि मैं खुश था कि नौकरी लग गई, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब बंद। लेकिन मैं बहुत बड़ा बैकअप था, क्योंकि जो नेवी की जो पढ़ाई होती है पूरा इंग्लिश में होती है और हम लोग प्योर गवर्नमेंट स्कूल, ज्यादा हम लोग का लेवल उतना अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि आप सीखने की चाहत रखोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। और पूरा पढ़ाई हमने वहाँ कंप्लीट किया, ट्रेनिंग कंप्लीट किया। ऐसे करके मेरे टोटल 15 साल मैंने इंडियन नेवी में अपना सर्विस दिया। इस बीच में मेरा सर्विस था पूरा ऑल कोस्टल एरिया, बंगाल से लेके गुजरात तक रहा, साथ साथ अंडमान निकोबार रहा। और अपने युद्ध अभ्यास के क्षेत्र में हमारे जो जहाज अलग जाते थे, इस हिसाब से मैंने टोटल 22 कंट्री मेरा विजिट रहा। और सातों समंदर में मेरे नहाने का मौका भी मिला। और मैं अपना पूरा जो रिटायरमेंट ले रहा था तो मैं अपना पूरा करियर में देखा कि मैं कितना सफर किया। तो उस हिसाब से मैंने काउंटिंग किया था, तो मैं टोटल पृथ्वी के टोटल 14 चक्कर काट चुका था इस 15 साल के सर्विस में। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। मतलब बहुत बड़ी चीजें आपने राष्ट्र को दिए हैं और जीवन का एक अमूल्य समय आपने दिया हुआ है। सर, आपने जैसे सैनिक स्कूल का संचालन कर रहे हैं, तो राष्ट्रभक्त और सैनिक स्कूल, इन दोनों का संबंध क्या हो सकता है? एक्चुअल में राष्ट्रभक्त सभी रहते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए क्या होता है, एक मार्गदर्शक है जो हमारे यहाँ पे खोले गए सैनिक स्कूल। और जो वहाँ पे एक क्लास 6 में एडमिशन होता है और क्लास 9th में। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, बस नाम बस सुनते हैं सैनिक स्कूल। सबसे अच्छी चीज है कि वहाँ पे पूरा वेल डिसिप्लिन के साथ आपको स्टार्टिंग से ही बच्चों को, जैसे कि NDA जैसे जो टफेस्ट एग्जाम है UPSC का,
उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक अच्छा सा मौका मिलता है। और स्टार्टिंग से ही बच्चों को राष्ट्रभक्ति के साथ साथ पूरा फिजिकल एजुकेशन और आपको सही तरीके से गाइडलाइन एक दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे यदि सैनिक स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, चाहे वो एनडीएम सेलेक्ट हो या किसी अदर में, एक अच्छा इंसान बन के जरूर निकलते हैं। ये होता है क्योंकि वो हर चुनौतियों को कैसे पार करना है एक आसान भूमिका में निभा सकता है। अच्छा सर, आपने बात की एनडीए की जी, तो ये हमारे दर्शकों को बताइए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीजों के बारे में नहीं जानते। बिल्कुल। एनडीए यूपीएससी द्वारा कनेक्ट एक ऐसा टफेस्ट एग्जाम है जिसको भारतीय नौसेना लेता है, उसके थ्रू एनडीए में सिलेक्ट होते हैं। ये तो पहले से काफी पहले से चलता था एनडीए में, लेकिन हाँ आज से 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया था कि जिसमें गर्ल्स का भी एंट्री स्टार्ट हुआ। तब से एक अलग ही माहौल बना। और आपको बताना चाहूंगा इस जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ जिसमें लड़कियों का भी एनडीए में एंट्री हुआ, तो हमारी भिलाई की एक लड़की है जो इस पहले बैच की एक पहली स्टूडेंट थी। तो एनडीए एक ऐसी है कि इसमें 12th रनिंग में बहुत सारे बच्चों को जो रहता है, मैं उसको पूरा डाउट क्लियर करूंगा कि 12वीं पढ़ते पढ़ते आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसका जो उम्र जो क्राइटेरिया रहता है 16.5 से 18.5 साल का उम्र रहता है। और जो बच्चों में सबसे बड़ा विडंबना है कि इसको केवल मैथ्स वाले ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको ऑल सब्जेक्ट, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट वाले हो, आप इस एग्जाम को आप दे सकते हो। 12th रनिंग से स्टार्ट होता है और आपकी उम्र 18.5 साल के तक आप फॉर्म भर सकते हो। हाँ, इसमें ये है यदि आप मैथ बैकग्राउंड वाले हो तो आपके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ऑप्शन रहता है चुनने के लिए। लेकिन यदि आप आर्ट्स, बायो या अदर सब्जेक्ट वाले हो तो आपके पास केवल इंडियन आर्मी का ही ऑप्शन बचता है। आपका यदि आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो इसके लिए 2 पेपर होता है। पहले रिटन एग्जाम जो होता है, पहला मैथ्स होता है और दूसरा जेटी। तो इसमें बिल्कुल एक अच्छा क्राइटेरिया है कि जैसे मैथ्स वाले ही पास ना कर सके, इसलिए क्या होता है इसमें एक ऐसा बनाया रहता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई रहता है। पहला एग्जाम होता है जो मैथ्स का, वो 120 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको 2.5 घंटे में पूरा करने थे, 300 मार्क्स के रहते हैं। उसको ये कहा जाता है कि आपको कम से कम क्वालिफाई करना है, मतलब 35 से 40% कंपल्सरी है सभी के लिए। और इसमें हाइट वगैरह की भी हाइट बिल्कुल 157 हाइट मांगा जाता है, 152 से 157 बिल्कुल जो नॉर्मल हाइट है वही रहता है, उसमें ज्यादा हाइट का कोई इशू नहीं रहता। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए कॉमन, दोनों के लिए कॉमन वही रहता है। अच्छा, इसमें कैरियर कैसे देख सकते हैं बच्चे? कैरियर के बारे में बताना चाहूंगा। कैरियर ये कि आपको 4 साल का ट्रेनिंग जी, आपको इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन मिलिट्री है वहाँ खड़गवासला में पुणे में होता है 3 साल का। उसके बाद जो 1 साल जो रहता है वो आप जिस आर्मी भरे हैं तो देहरादून में जाएगा आईएमए, और यदि आप नेवी के भरे तो आईएनए कोचिन में जाएंगे, एयरफोर्स के भरेगा तो आपको अलग जगह। तो 1 साल मतलब टोटल 4 साल। अच्छा। और आप 12th करते करते ही आप यदि आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। और आपका जो कैरियर है वो एक प्रकार से सोचो कि आप यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम पास करके गए हैं तो आपको उस लायक बना दिया जाता है कि आप एक सोल्जर के रहते रहते कैसे आपको लीड करना है, एक प्लाटून को कैसे लीड करना है, उसके लायक आपको बना दिया जाता है। सर जैसे कि आपका सैनिक स्कूल तो चल ही रहा है, तो एनडीए और सीडीएस करके एग्जाम जो होता है इसमें कितना आधार है ये सैनिक स्कूल का? सैनिक स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है कॉन्फिडेंस। अच्छा। जैसे हम नॉर्मली बताएंगे कि बच्चे यहाँ 12th तक तो कंप्लीट कर लेते हैं, इवन अच्छा परसेंट भी ले आते हैं, लेकिन एनडीए का एग्जाम जब रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद एक सेकंड स्टेज आता है एसएसबी। एसएसबी एक प्रकार का 5 दिन का इंटरव्यू है जिसमें स्टार्टिंग स्क्रीनिंग, आपका पीपीडीटी, पिक्चर प्रोसेसन टेस्ट, टेट, वेट, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इंटरव्यू का। ये 5 दिन तक चलता है। तो आधे हमारे जो बाकी बच्चे रहते हैं उनको ये पता नहीं होता कि करना क्या है इस 5 दिन में। और जो सैनिक स्कूल में जो पढ़ाई किए रहते हैं उनको ये फायदा रहता है कि वो जो प्रोसेस है उनको ये पहले से पता रहता है कि हम वहां पे जाएंगे तो एसएसबी में हमको हमारे साथ ये सब सिस्टम होने वाला है। मतलब सैनिकों को जो प्रॉब्लम फेस करना होता है या जो जीवन जीते हैं उसके बारे में बच्चों को महसूस कराते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक सिंपल सा वर्ड है संस्कृत का मनसा वाचक कर्मणा, तो वही चीज को देखा जाता है कि आप जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो मन से वही चीज करते हैं कि नहीं करते, वो वचन को निभा पाते हैं, और वो जो है तो उसके कर्म में दिखता है कि नहीं दिखता, वो चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके। सर जैसे कि कभी ऐसा हुआ है जो सैनिक हुए हैं और उनके परिवार रिटायर्ड हो जाते हैं सैनिक में और उसके कई सारे लोगों के डेथ भी हो जाती है, तो उनके परिवार वालों से मिलके कैसा महसूस किए? अब कह सकता हूँ कि 2 हिस्से होते हैं। एक होता है जो युद्ध के मौके में जो शहीद हुए रहते हैं
तो उसकी जो कमी है वो तो पूरा कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि हमारे साइड से हमारे जो पूर्व सैनिक सेवा संघ होते हैं, जी। हमारे तरफ से एक कोशिश रहता है कि उनके जितने भी सुख दुख में हम हिस्सा बने, और जहाँ कहीं भी आर्थिक सहयोग रहता है हम कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो जो शहीद हुए हैं हाँ। उसकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब हम युद्ध में जाते थे तो हम कभी हम परिवार के बारे में सोचते थे, हम राष्ट्र के बारे में सोचते थे कि हमारा जो भी जीवन है राष्ट्र के लिए है, चाहे इसके लिए हमको चाहे जीना पड़े या लड़के मरना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे कि समाज में भी कोई योगदान होता है सैनिकों का? बिल्कुल, समाज में तो एक अहम योगदान होता है कि यदि एक सोल्जर है और कहीं पर भी गया और कहीं पर भी कुछ लगेगा कि गलत हो रहा है, तो वो चाहे न चाहते हुए भी जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाएगा ही उठाएगा। और आप एक सिंपल सा चीज सकते हैं, यदि कोई गाड़ी में आ रहा है तो एक कोई नॉर्मल ड्रेस में रहेगा और एक सोल्जर रहेगा। यदि सोल्जर आ रहा है तो उसके साथ यदि कोई लड़की है वो आराम से बैठ के अपने आप को सुरक्षित महसूस जरूर करेगी। बिल्कुल, मतलब एक देखने का नजरिया दृष्टिकोण बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल जी जी। तो सर आज के जैसे जो युवा वर्ग है, हाँ, वो सेना के महत्व को कैसे समझा सकते हैं उनको? देखो आज के डेट में जो युवा है, मैं तो यही चाहूंगा कि कहीं न कहीं आज बढ़ती बेरोजगारी भी हो रहा है, और कहीं न कहीं सेना के क्षेत्र में करियर बनाना एक बच्चों को मैं बताऊं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं इजराइल गया था, ये 2012 की बात है। तो इजराइल जैसे देश में आपको 2 साल कंपलसरी करना होता है, आपको वहां पे आपको चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको 2 साल अपना सर्विस देना ही होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मौका होता है राष्ट्रभक्ति का, और यहाँ पे हम बच्चे जब करियर बनाते हैं तो एक अलग ही एडवेंचर लाइफ होता है। हम कई बार क्या होता है, जिस स्कूल में रहते हैं वहां से जब हम आके, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जो सेना का जो क्षेत्र है, जैसे मैं अपने नेवी की बात कर रहा हूँ, यदि मैं नेवी में नहीं होता तो शायद आज पूरा वर्ल्ड में कितने कंट्री है उसके जानता, लेकिन घूमने की चाहत नहीं रखता था। बिल्कुल सर, ये चीजें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रहा आपके लाइफ में चैलेंजेस, क्योंकि आपने पूरे देशों को भ्रमण किए और उसके बाद चैलेंजेस कितनी आई होगी ये हम समझ सकते हैं। तो एक बार थोड़ी सी हिंट हमें अगर हमारे दर्शकों को दे दें जी, बहुत अच्छा रहेगा। मेरे कुछ इवेंट है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें से मैं बताऊंगा। सबसे पहले मेरे पास आया था अंडमान निकोबार में, 2002 की घटना है जी। हमको सिग्नल मिला था कि वहाँ पे कुछ स्मगलिंग हो रहे हैं, सोने के थे। तो वहाँ पे हमने अंडमान निकोबार में हम लोग ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। वो तो वो मेरा पहला मिशन था। और उसके बाद फिर सुनामी आया, उसमें हम लोग पूरा, देखो लड़ना नहीं होता, एक बचाव कार्य होता है। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर का लाइफ था, क्योंकि हमने वहाँ पे जब सुनामी आया था तो पूरा तहस नहस हो चुका अंडमान निकोबार। तो वहाँ पे चाहे सिविलियन हो या अपने सोल्जर हो, हम ये भेदभाव नहीं किए, हमको जो मिले हम उनको बचाने में लग गए, उनका कैसे भी करके उसके सही स्थान पे पहुंचाने में हमारा सबसे बड़ा है। मेरे को याद है हम जब उस सुनामी में रहते थे तो हमारे आंख से आंसू निकलते थे, मुंह से आवाज नहीं निकलता था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इतना दुर्दशा पहली बार देखा था लाइफ में। और सबसे बड़ा रहा मेरा सोमालिया ऑपरेशन। आप लोगों ने सुना होगा, पायरेट्स रहते हैं जो समुद्री डाकू। तो 2012 की घटना है जब समुद्री डाकू का हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था सोमालिया में। तो उस ऑपरेशन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छा अंजाम दिया। और सोमालिया के आपको बताऊंगा कि जो सोमालिया जो एरिया है वहाँ पे क्या है, मर्चेंट शिप आते जाते हैं, उसमें मालवाहक जहाज रहते हैं। तो उनको ये जो पायरेट्स रहते हैं समुद्र डाकू, ये क्या करते हैं, उनको माइंस लगा देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे जो भी आका है उनको इतना पैसा ट्रांसफर करो, नहीं तो आपको जहाज को उड़ा देंगे। और जहाजों में अरबों रुपए का सामान माल भरा रहता है। तो इस चीज के लिए तो जैसे वो लोग आते देखते हैं तो लोग पहले मदद मांगते हैं मर्चेंट शिप वाले। तो वहाँ पे जो भी नियरेस्ट शिप रहता है उनको टास्क मिलता है कि आप उसको हेल्प कीजिए। तो उस टाइम की घटना है, तो हम लोग गए, तो पूरा हमारे जितने भी हमारे सोल्जर थे नेवी के, और हमारे पास खुद के अपने हेलीकॉप्टर तो थे ही, प्लस जेमनी बोट थे, उसके चारों माध्यम से करीब करीब 4 घंटे का ऑपरेशन था। उस 4 घंटे के ऑपरेशन में हमने पूरा जितने भी पायरेट्स थे उनको पूरा पकड़ के जहाज में लाए। और सर इसमें आपके परिवार का क्या सहयोग रहा और कैसे साथ दिए? और चूंकि आप इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, सारे ऑपरेशंस में आ रहे हैं, तो परिवार का उस समय कैसा रहा होगा? परिवार को कुछ नहीं पता रहता, बता दूं, क्योंकि बहुत प्रोटोकॉल रहता है कि कॉन्फिडेंशियल भी रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ रह रहे हैं। हमें
पता नहीं रहता। इवन हम बताए तो बता भी नहीं सकते। हाँ। और बीच समुद्र में तो फिर नेटवर्क ही नहीं रहता कि हम जी, कहाँ जी। जा रहे हैं, हमको नहीं पता रहता। बिल्कुल। ये रहता है कि हम कब निकलना है ये कंफर्म रहता है, आना कब है ये नहीं पता रहता है। अच्छा। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। जैसे कि सर स्कूलों में वीरता दिवस वगैरह भी होती है, जी तो इन सबको भी मनाते हैं अभी स्कूल में? बिल्कुल। हम लोग जैसे अभी कारगिल विजय 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, जी। इसको हम एक भव्य तरीके से अपनाते हैं। और जितना भी आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे है और अपना जो विजय दिवस है 16 दिसंबर, हम इस चीज को इसलिए मनाते हैं कि आज के बच्चे इस चीज को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अब जी, जी। बच्चों को लगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। और इस ऑपरेशन सिंदूर में मुझे एक मौका मिला कि छत्तीसगढ़ में रहते हुए जितने भी हमारे न्यूज चैनल थे उनमें मेरे को बुलाया जाता था जी। कि क्या होने वाला है, तो मेरे को खुशी होती थी कि अपना एक्सपीरियंस साझा करने का। और बहुत अच्छे से हमारे तीनों सेना, मैं यहीं पे बोलूंगा कि हमारे इस बार नेवी को मौका नहीं मिला। अच्छा। नहीं तो क्योंकि नेवी का एक वो कहते हैं वार चालू पहले स्टार्टिंग आर्मी होता है, एयरफोर्स साथ देता है और जो युद्ध है उसको क्लोजिंग करने की जिम्मेदारी जो रहता है वो नेवी का होता है। ये होता है डिसीजन मेकर बोलते हैं उसको नेवी। 1971 वार की बात बता देता हूँ, क्योंकि जब नेवी एंट्री किया था तो जो कराची हार्बर था वो 8 दिन तक आग से जलता रहा। ये मैं नहीं कहता था, ये अमेरिका का जो सैटेलाइट है वो बताया कि 8 दिन तक उस जो कराची हार्बर जलता रहा, वो भी किसके कारण, इंडियन नेवी के कारण। तो इसी के कारण वो उसका जो कराची हार्बर से लेके उसके जितने भी एयरपोर्ट थे वो समाप्त हो चुके थे। अच्छा। तो इसी के कारण उसको मजबूरीवश सरेंडर करना पड़ा। अच्छा सर, जैसे कि इस बार सिंदूर जो ऑपरेशन था, इसको 2 महिलाओं ने बीड़ा उठाया। बिल्कुल। इसमें आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं जो पहलगाम वाली जो घटना हुआ था, तो पहलगाम की घटना में कहीं ना कहीं जो आतंकवादी थे, हमारे जो वीर नारियां थी उनके सिंदूर को उजाड़ा था, तो उनका बदला था। और उनको जवाब हमारे जो एयरफोर्स के और जो आर्मी के जो कर्नल रैंक के अधिकारी हैं इन्होंने कड़ा जवाब दिया और दुश्मन देश को दिखा दिया कि हमारे यहाँ महिला भी किस रैंक की है और किस लेवल पे आपको थका सकती है। अच्छा, मतलब सर आज की पीढ़ियां भी पहले की तरह रुचि रखते हैं सेना में जाने के लिए? बिल्कुल। सेना का एक ये है, आत्मविश्वास है कह सकता हूँ और जुनून है। अच्छा। और जो ये जुनून है ना, ये पागलपन ही कह सकता हूँ, तो ये इसके लिए पागलपन होना जरूरी है। यही लोग इस चीज को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर पागलपन नहीं रहेगा, कुछ कर गुजरने की, कुछ चाहत है, कुछ एडवेंचर लाइफ जीने की, मरने देने की, तो आप इस लाइफ को नहीं जी सकते हैं। अच्छा सर, ये सेना में जाने के लिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक जो होता है ना बौद्धिक क्षमता, इसको कैसे विकसित करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स एक तो डरे हुए होते हैं। जी जी। और बच्चों का माइंडसेट तो रहता है नई नई जोश रहती है तो जाना है, तो कैसे हैंडल करते हैं दोनों चीजें? मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सोल्जर बनना है जी। तो बच्चे जो रहते हैं वो पहले ही माइंडसेट कर लेते हैं कि किसको जाना है नहीं जाना। कुछ रहते हैं इसको आप नौकरी के रूप में देखते हैं। अब बच्चों को यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप सिर्फ सेना में जाना है तो आज की जो पीढ़ी है मोबाइल वाली पीढ़ी हो गई है। जी जी बिल्कुल। फ्री फायर गेम वाले हो गए हैं और सब रील देखने में आतुर हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि देखो आप सेना में जा रहे हो तो आपको आंखें, बिल्कुल आप बताना चाहूंगा, एक किसी रैंक का अधिकारी बनना बहुत आसान है लेकिन सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप पहले रिटन क्वालिफाई करोगे, फिर फिजिकल क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल मतलब आपका सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक को टेस्ट किया जाता है कि आप सोल्जर के लायक हो कि नहीं है। यदि आपके उंगलियों में एक कम है तो भी दिक्कत है, घुटने जुड़ते हैं तो भी दिक्कत है, पैर फैट फ्रूट है तो भी दिक्कत है, आपके एक आंख में प्रॉब्लम है, यदि दांतों में ज्यादा गैप होता है तो भी दिक्कत है। मतलब आपको पूरा मेडिकल चेक किया जाता है तब आप सोल्जर बनते हो। तो इस चुनौती को पार करने के लिए आपको फिजिकली फिट और मेंटली आपको परफेक्ट होना जरूर चाहिए। अच्छा, तो सर जैसे आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनसे क्या आशा रखते होंगे, एक नागरिक का कि एक सैनिक का? नहीं, मैं तो बच्चों को जो भी आते हैं जी। तो पहले तो यही, जो बच्चे आते हैं तो उनको बिल्कुल एक सोल्जर बनाने वाला, तो बिल्कुल प्यार से तो नहीं हो सकता। थोड़ा डांट डपट बहुत जरूरत है। एज ए डिसिप्लिन थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, पढ़ाना भी बहुत पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन का जो लेवल है बहुत बढ़ गया है। और जब तक हम उसे डांटेंगे नहीं उस लेवल तक, क्योंकि क्या है, ग्राउंड में ले जाऊंगा और मैं ग्राउंड में ले जाऊंगा कि चलो बेटा फिजिकल करना है, प्यार से बोलूंगा तो कोई नहीं करते। लेकिन जब पीछे से जब हम लोग दौड़ाना चालू करते हैं तब वो उस लेवल तक पहुंचना चालू करते हैं। अच्छा, मतलब कि इसके लिए भी आपको बच्चों के पीछे लगना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा सर, आप सेवा भी दिए हैं देशभक्ति के लिए, और बच्चों को आगे भी बढ़ा रहे हैं उस देशभक्ति के लिए। जी। तो आपकी नज़र में सच्चा देशभक्त क्या होगा? देखो, सच्चा देशभक्त ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेना में ही भर्ती हो तो वही सच्चा देशभक्त है। आप किसी भी फील्ड में रहे हो, आप आपके अंदर यदि सही तरीके से कर गुजरने की क्षमता है तो आज समाज का सेवा करते ही आप राष्ट्रभक्त भी बन सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि जो सोल्जर है वही देशभक्त है, बाकी लोग भी देश है। जो वकील है यदि कहीं अच्छे तरीके से किसी का मदद करता है तो वो भी है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, टीचर्स है, वो भी एक सच्चा देशभक्त है। हर क्षेत्र में देशभक्त हैं। ये है कि हमको एक उसके लिए चुना गया है कि हमको अपने मातृभूमि की रक्षा करना है, तो उसके लिए एक सोल्जर बनना का एक हाथों में कलम के साथ साथ एक हथियार भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, तो आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें कि राष्ट्रभक्त से रिलेटेड और राष्ट्र निर्माण में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि लोग इसमें और आगे आएँ, क्योंकि हमारे देश को सच में सैनिकों की ज़रूरत है, चाहे जी। वो घर में महिलाएं ही क्यों ना हो, वो भी एक सैनिक की तरह से रक्षा करती हैं, एक पुरुष करते हैं, बिल्कुल। और हमारे देश को भी वही लोग आगे बढ़ के रक्षा कर रहे बिल्कुल। हैं। मैं एक तो छोटा एक सा संदेश आप। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी स्टूडेंट है, वो काजल साहू धमतरी के पास के गांव में, जी, मेरे को याद है जब उसका सिलेक्शन हुआ था, 12th करके आई थी। जी। और 12th करने के बाद जब सेलेक्ट हो गई, उसके बाद जब हम उसको लेके गए गांव में, उस गांव में एक सिंगल लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उस जी। गांव में एक लड़की सेलेक्ट होकर आई। हुँ, गांव वाले टेंशन में थे कि ये अभी 12वीं पढ़ के गई है, इसका कैसे इतना जल्दी सिलेक्शन हो गया। जी। और जब वर्दी पहन के वहां गाड़ी से उतरी तो हुँ, पूरा गांव उस दिन दिवाली मना रहा था। ये होता है जज्बा। यदि आप एक सोल्जर बन के आते हो तो पूरा हर घर आपको पूरा आरती उतारी जाती है। हुँ। एक सोल्जर का कैसे स्वागत करना है, पूरा गांव वाले एक दिवाली मनाते हैं, एक अलग ही दिवाली का होता है। तो बिल्कुल। ये जो क्षण है, आप बाकी चीज में आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज के लिए मैं चाहूंगा कि जो बच्चे अपना करियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़कर चढ़ के बनाइए। बस यही चाहूंगा कि आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़िए, समय रहते आप उसका तैयारी पहले से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बढ़ चुका है। और कंपटीशन में हमारे छत्तीसगढ़ का जो लेवल है उसको आगे बढ़ाने अब आपकी जी। जिम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूँ यदि कभी मेरी सहयोग की जरूरत पड़े तो आप जरूर कभी भी आके ले सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन घूम रहा है मेरे दिमाग में कि आप देश के प्रति लगे रहे, सारी चीजें देखे, नेवी में रहे, इतने सारे अम, अपने ऑपरेशंस किए। अब इसके बाद सैनिक स्कूल खोलने का प्लान आया, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे। एक्चुअल में ये घटना है 2013 की। मैं हम लोग का कुछ मिशंस के लिए हम लोग स्पेन में गए थे जी। और बहुत सारे जहाज गए थे। तो उस टाइम मैं भी गया था, तो मेरा नेम डेली ऐसा लगा था, रुपेंद्र साहू। जी। तो मेरे से पूछा गया कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं बताया मैं छत्तीसगढ़ का। तो वो मेरे से पूछने लगा कि छत्तीसगढ़ ये कहाँ है। जी। तो मेरे को ना काफी टाइम लगा उसको बताने में कि छत्तीसगढ़ है कहाँ। तो फिर आपको जानते हैं छत्तीसगढ़ को मैक्सिमम नक्सलाइट मूवमेंट के नाम से ज्यादा जाना जाता था। जी। जी। तो वो बोलता है कि वो नक्सलाइट एरिया। तो वो ऐसा देख रहा था मेरे को जैसे मैं नक्सलाइट हूँ जी। कि ये, तो मेरे को ये जो चीज है ना मेरे को हर्ट कर गया कि नहीं यार कुछ तो करना है। तो मेरा एक टारगेट था यदि मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो बच्चों को उस लेवल पे लेके जाऊंगा कि हमारा प्रदेश का नाम ऊंचा रहे। इसलिए मैंने एकेडमी का भी जो नाम रखा वो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी रखा। जी। कि अब होता यह है कि यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं तो पूछा जाता है कि कहाँ से आए, तो वो गर्व से बोलते हैं सर छत्तीसगढ़ से। जी। जी। तो ये जो प्रदेश का नाम ऊंचा करने का मेरा लक्ष्य यही था कि हमारे छत्तीसगढ़ को लोग जाने, यही एक मेरा मेन प्रण था। अच्छा सर, आपको कैसा गर्वान्वित महसूस होता होगा जब आपके बच्चे उस लेवल पे पहुंचते होंगे? बहुत ही गर्व होता है। मैं तो ये बोलता हूँ मेरे गुरु दक्षिणा वही है। जो कोई भी जी। मेरे स्टूडेंट आता है तो मैं बोलता हूँ मेरे लिए एक ही गुरु दक्षिणा है, वर्दी। जी। और वर्दी से बढ़ के कुछ नहीं है। ओके, मतलब कि बहुत सारे आपके बच्चे ऐसे निकले होंगे अभी तक? जी जी, अभी तक अराउंड 550 से ज्यादा बच्चे तीनों सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में गर्ल्स और बॉयज सिलेक्शन हो चुके हैं। और सैनिक स्कूल में जो बच्चे हैं यहाँ तो हमारा करीब करीब 90% का रिजल्ट रहता है जो सैनिक स्कूल और नवोदय में सिलेक्ट होते रहते हैं। अच्छा सर, ऐसा कभी हुआ कि जैसे लड़कियां भी आ रही है जी। आपके स्कूल्स में, तो चैलेंजेस आए कि मम्मी पापा नहीं जाना चाहते हैं, बच्चे आना चाह रहे हैं? हाँ, अभी बताना कैसे चाहूंगा, टैकल अभी लड़कों से ज्यादा लड़कियां
प्रोत्साहित कर रही हैं, जी वो एक्टिव है कि हमें कुछ कर दिखाना है। जी जितने भी लड़के रहते हैं तो थोड़ा सा भटक भी जाते हैं और कई बार क्या है, पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं बताते, लेकिन लड़कियां रहती है वो देखते हैं कि मेरे को अपने परिवार के साथ साथ अपना माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। बिल्कुल तो ये जो सोच है ना, कहीं न कहीं उनको इस लेवल पे लेके आ रहे हैं और उनको ट्रेन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो वही करते हैं। जी। ये एक सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। अच्छा जी। सर, जैसे कि आर्मी, नेवी और सैनिक फोर्स, एयरफोर्स, तो इन तीनों के बारे में तो वैसे बहुत सारी चीजें जानते ही हैं। सैनिक फोर्स के बारे में लगातार लोग जानते हैं, बट नेवी के बारे में लोग उतना नहीं जान पाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि आर्मी है, जी उसको हम हमेशा टीवी में देखते रहते हैं, उनके जितने भी एक्सरसाइज होते हैं वहां तक मीडिया पहुंच भी जाती है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, जो एयरफोर्स और जो नेवी का है वहां मीडिया और बाकी लोगों को पहुंच पाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी जी तो और थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी थोड़ा अभाव रहता भी है। जी बता दूं कि जो नेवी का जो कार्यशैली है थोड़ा सा अलग ही है। जो नेवी का कार्यशैली बिल्कुल रॉयल नेवी मतलब एडॉप्टेड हमारे कह सकते हैं, ब्रिटेन से एडॉप्टेड है, और उनका जो कार्यशैली कुछ अलग रहता है। नेवी का जो पूरा हमारा जो टारगेट रहता है, देखो इंडिया की बात करूं तो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, और जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है तो मतलब सोच लीजिए कि हमें इसका कितना ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यदि कल के डेट में यदि कहीं भारत को यदि कोई करना चाहता है तो नेवी से ही मतलब समुद्र के द्वारा ही हमको कर सकते हैं, लेकिन ये जमीनी तौर पे हमारी आर्मी तो पूरा संभाल के रखे हैं। इसीलिए आज के डेट में यदि रक्षा बजट की बात करूं तो सबसे ज्यादा रक्षा बजट होता है वो है नेवी के ऊपर खर्चा होता है। तीनों सेना में, क्योंकि क्या होता है तीनों पार्ट से हमारे घिरे हुए हैं समुद्र से, और इसी के मद्देनजर हमारे जितने भी युद्ध पोत हैं, अभी मैं सबसे बताऊं सबसे बड़ा युद्ध पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, ये ऐसे युद्ध पोत हैं जो चलता फिरता विमान वाहक है जिसमें एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। हमारे सबमरीन है जो पानी के नीचे रह के दुश्मन को हालत खराब कर रखे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जो न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट। ये न्यूक्लियर सबमरीन है जो मतलब इवन मैं बताऊं अमेरिका के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण हमारे दुश्मन डरे हुए रहते हैं। बच्चों के मन में तो रहता ही है कि नेवी में जाएंगे या एयरफोर्स में जाएंगे तो डर कितना रहता है, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे आर्मी में कहते हैं कि सिंगल शॉट तो आपको कभी भी कर सकता है, लेकिन नेवी में ये होता है मरेंगे तो साथ मरेंगे और जिंदा रहेंगे तो सब साथ रहेंगे, क्योंकि जहाज इतना जल्दी डूबेगा नहीं, और उनके बहुत सारे प्रिकॉशन करके रखते हैं कि आपको पूरा सुरक्षा का मद्देनजर रखा जाता है। अच्छा। कहते हैं कि जैसे पानी में लोहा का जो चीज है वो डूब जाता है, लेकिन हम उसी समुद्र में पानी जहाज जो रहता है वो पूरा लोहे का बना हुआ रहता है, और उसी में हम पूरा जिंदगी निकाल देते हैं। साथियों, आज हमने जाना देशभक्ति और स्कूली शिक्षा। जो बच्चे सैनिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सैनिक फोर्स में जाना चाहते हैं, इन सभी के लिए एक नया मार्गदर्शक जो हमारे रूपेंद्र जी लेके आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपसे बहुत सारी चीजें आज हमने सीखा और हमारे दर्शकों ने भी बहुत सारी चीजें सीखा, क्योंकि बहुत सारी चीजों का नॉलेज होते हुए भी नहीं भेज पाते। इवन सबसे बड़ी चुनौती तो डर ही होता है। तो सबसे पहला चीज है आपने उन पेरेंट्स का डर भगाया, उन बच्चों को जो आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है, वो आप खुद एक महान प्रेरणा है। और बहुत सारे जो ऑपरेशंस है उसको आपने पार करके आज हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद सर।